नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं टीम इंडिया के मुंबई में हुई बैठक का। जी हां, देखिए, इस पर बैठक खत्म हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, अपने अपने तरीके से सभी नेताओं ने अपनी बात भी रखा। पहली बार अरविंद केजरीवाल खुलकर बोले, नीतीश कुमार और लालू यादव को तो कहने की कोई बात ही नहीं। लेकिन देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और बहुत कुछ आप राजनीति को नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत के भाव भंगिमा से, उनके नज़र से, मुस्कुराहट से, यही सब सिंबल है जिस सिंबल के सहारे आप समझ सकते हैं कि हुआ होगा क्या अंदर में, क्योंकि अंदर में तो कोई जाता नहीं है। अंदर की बातें बाहर मुश्किल से आती हैं। बातचीत भी हम लोग करते हैं तो 2-4-5 मिनट में सब कुछ निपटा देते हैं, जबकि बैठक तो घंटों होती है। तो आखिर बैठक में हुआ क्या, क्या स्थिति रही, किस तरीके से चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो ज़रा आप देखिए, पटना एयरपोर्ट पर जब पहुँचे हैं नीतीश कुमार, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको चेहरे पर मुस्कान देखिए और कॉन्फिडेंस देखिए। इन्हीं के सहारे समझा जा सकता है कि मुंबई में हुआ क्या है। जरा पहले ये देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। ऐसा रहा, बहुत अच्छा रहा। मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिल करके सब कुछ तय हो गया है। और आज उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी भी, इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है और केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा। वन नेशन की बात हो रही है, स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, क्या आखिर ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है, तो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में आपकी मंशा में आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि वही तो बता ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये भी डिमांड पूरे तौर पर करना ना चाहिए कि भाई जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार आज तो बोलिए ना, हुआ भी 2020 में न होना था। जाति आधारित नहीं करता, अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं ना किया है, हो गया 3 साल एक्स्ट्रा हो गया। मेरा ढक जा रहा है। तो इस सब चीज़ को तो और हाउस में पूरे तौर पर बोलना चाहिए, इस सब चीज़ को रखा जाएगा कि काहे नहीं हुआ अब तक, और अब आगे होना चाहिए। तभी जो कानून बना रहे तो इसके साथ साथ ये भी बनाइए। सर, किस तरह से देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है? देखिए, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब इतना आपस में बातचीत हो गया, अच्छा है और ठीक रहेगा, एकदम चिंता मत करें। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे, सब मिल के एकजुट में काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी हुई है और उसमें सारी चीज़ें जो स्पष्ट कर दी गई है। कमेटी का जो है वो गठन किया गया है और जो भी सदस्य हैं कमेटी के, उसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया गया है और सारी चीज़ें होंगी। जो भी चुनाव लड़ने की तैयारियां होती हैं वो सारी चीज़ें जो है उसमें तय होंगी। और जाहिर सी बात है, चुनाव अगर लड़ी जाएगी तो कौन कहाँ लड़ेगा, ये सारी बात जो है आगे चल के तय होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो उस चीज़ को हम लोग जो है निभाने का काम करेंगे। वो तो हो ही गया, शिक्षा ऋण तो होना ही। अरे भाई, सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा, बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन, एक मिनट रुक जाओ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का ख़त्म कर देंगे।
फिर बाद में बोलेंगे कि 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, एक भाषा, 1 नेशन 1 पहलवान, 1 नेशन 1 रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। तो आपने सुना, बॉडी लैंग्वेज उनका देखा, चेहरे का तेज आपने देखा कि भाई सब कुछ हो चुका है। मतलब जो चीज़ें जिनको आधार बनाकर मीडिया या बीजेपी एक विवाद की वजह बनाना चाह रही थी, उन चीज़ों को ये लोगों ने ऐसा खारिज कर दिया कि कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि कन्वेनर कौन है। और नीतीश का बॉडी लैंग्वेज और नीतीश के चेहरे के भाव से ये साफ लग रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है। और तय कुछ इस अंदाज में नहीं हुआ है, कंक्रीट फैसला हो चुका है। और जो नीतीश चाह रहे थे वो हुआ है। वो चेहरे पर खुशी कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। अब जरा लालू जी का भी अंदाज देख लीजिए। वहाँ जब भाषण की बारी हुई तो लालू जी का अंदाज क्या था, नीतीश जी का क्या अंदाज था, और केजरीवाल का क्या अंदाज था। देखिए, केजरीवाल इस पूरे गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि केजरीवाल को लेकर हमेशा संदेह उत्पन्न होता था कि केजरीवाल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। और स्वाभाविक तौर पर उनके प्रवक्ता कुछ इस तरीके का बयान दे देते थे जिस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन आज पहली बार केजरीवाल बोले, और बोले ही नहीं, बहुत ही खुलकर बोले। तो जरा सुनिए मुंबई में लालू, नीतीश और केजरीवाल ने क्या कहा। मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण, मोदी के पार्टी को छोड़ के, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे। उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफ़ी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने
यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफ़ी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ, नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में ये घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है, चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाए हों, सबको फंसा के। ये हम देखते थे, पहले के ज़माना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। वही इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा है यहाँ, नामी ग्रामी
सर्जन हैं, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं और हम आगे भी हम काफ़ी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया होगा भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा है। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस में वहाँ बैठ गए आगे, चेयरमैन के चेयर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, गर्म हो गया हाउस। और गर्म होने के बाद काफ़ी इनको परेशानी हुई, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म भी कोई चीज होता है, राजधर्म। लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष, सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को, नहीं किया ये लोग। डिप्लोर मतलब किया कि वो भी नहीं, अंदर से नहीं निकला इन लोगों को कि हम निंदा करें, इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारी दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई। अच्छा चले, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ गए प्लेन है, तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट का टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। और आज मीटिंग हो गई और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है। और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके
हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे। और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है।
इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। तो आपने सुना, अंदाज भी देखा, यही इन तीनों के बॉडी लैंग्वेज से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी जो तमाम नेता थे, कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं है, ममता बनर्जी को तो कहना ही नहीं है, ममता बनर्जी तो होस्ट की भूमिका में रहती है। वहाँ भी क्या कहते हैं, रात का भोजन की व्यवस्था ठाकरे परिवार की तरफ से हुआ था, लेकिन होस्ट सबको बिठा के यही खिला रही थी। और इतना ही नहीं, आज दोपहर के भोजन के समय में भी सबको परोस कर ममता बनर्जी ही खिलाई हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। और जो कमेटी गठित हुई है, कमेटी गठन के तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि सब कुछ कैसे कैसे तय हुआ है। नीतीश कुमार हो या जो सीनियर लीडर थे, अपने आप को अलग रखा, शरद पवार को उस कमेटी में रखा गया है। मतलब इस पूरी कमेटी जो 14 सदस्यीय कमेटी बनी है, कोर कमेटी, उस कमेटी में के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर बात करेंगे तो शरद पवार होंगे, सबसे सीनियर नेता उसमें वही है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी शरद पवार की अध्यक्षता में होगी, ये बातें साफ हो चुकी हैं। जदयू की तरफ से ललन सिंह है, स्वाभाविक तौर पर मजबूती के साथ ललन सिंह अपनी बात को रखेंगे। तेजस्वी यादव है, तो बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व में दोनों मजबूत गठबंधन के जो साथी हैं उनके सीनियर नेता वहाँ मौजूद हैं। लालू नीतीश अपने आप को किसी भी कमेटी से अपने आप को बाहर रखा है। इसके पीछे भी एक गहरी चाल है, वो भी जब समय होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि चाल क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे बैठक के दौरान पहली बार, 2 बार से फूफा हो रहा था कि फूफा जी रूस के चले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पहली बार अरविंद केजरीवाल पूरे बैठक के दौरान मौजूद ही नहीं रहे, खुलकर उन्होंने अपनी बात भी रखी और उन्होंने कहा कि जो भी आरोप जो भी लग रहा है, दिल मिल चुका है। मतलब संकेत साफ है कि आने वाले चुनाव में जो चीज़ें कही जा रही थी या कयास लगाया जा रहा था कि भाई कांग्रेस और आप पार्टी में समझौता होगा कि नहीं होगा, चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, वो सारी चीज़ें को सिरे से केजरीवाल खुद खारिज कर दिया। मतलब साफ है। और केजरीवाल ने जो संकेत दिए वो जरा समझिए कि 140 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़ा है, कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे लोग एक जगह उपस्थित हुए हैं। उनका अंदाज भी अपना आप पार्टी का जो स्टाइल रहा है उसी स्टाइल में रहा है। तो ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का इस तरीके का बयान आना एक बड़ी राजनीतिक चक्र चल पड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से बयान का मतलब है कि दिल्ली, पंजाब ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी खेला अब होबे। क्योंकि लोगों ने बातचीत में जो चीज़ों को रखा है कि भाई विधानसभा में भी इनको पटकनी देना है तो हम सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और सारे विपक्ष जो टीम इंडिया है वो अपने अपने तरीके से उस जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है उसमें वो प्रचार भी करेंगे। प्रचार का भी कमान अब देखिए कि नए अगर चेहरे में देखिए, संजय झा को भी जगह दी गई है। संजय यादव भी जो तेजस्वी यादव के
सलाहकार हैं, साथ चलते हैं, उनको भी जगह दी गई है। मनीष कुमार जो पूर्व विधायक हैं जमुई के, उसको भी जगह दी गई है मीडिया कोऑर्डिनेटर में। तो सब यंग लोगों को भी अलग अलग जगह पर जिम्मेवारी दी गई है, और ये जिम्मेवारी दिखा रहा है कि किस तरीके से आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए अपने अपने दलों की तरफ से यंग और एनर्जेटिक लोगों को जिम्मेवारी दी है। ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बात को भी समझिए जो कि हर स्टेट में की राजधानी में बड़ी रैली होगी। अब रैली का सिलसिला शुरू होगा अगले महीने से, मतलब इसी महीने से अब रैली का सिलसिला शुरू होगा। बड़े बड़े इशूज पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बड़े बड़े इशूज पर पूरे देश स्तर पर कैंपेन चलेगा एक साथ। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। जो कैंपेन कमेटी बनी है वो कमेटी फैसला लेगी कि किस किस मुद्दों पर कैंपेन चलाना है राष्ट्रीय स्तर पर, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक। मतलब पूरी जो तैयारी होती है चुनाव मैदान में उतरने से पहले की जो तैयारी होती है, वो तैयारी कैसे अलग अलग प्रभाव वाले क्षेत्र में अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है। लेकिन जिन बातों को लेकर बीजेपी ज़्यादा बेचैन थी कि कन्वेनर कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, ये सारी चीज़ों को पर्दे के पीछे इन लोगों ने रख दिया कि उस पर कोई बहस ही नहीं है। 140 करोड़ जनता, हम लोग सब कन्वेनर भी हैं और चेयरपर्सन भी है। सोनिया गांधी भी मौजूद थी, आप समझ सकते हैं, कोई चर्चा नहीं नाम जुड़ के। तो ये तय समझिए कि मुंबई की बैठक या मुंबई चैप्टर इतना कितना महत्वपूर्ण था, इन चेहरों के नेताओं से आप समझ सकते हैं। और आने वाले समय में आपको बड़ा बदलाव इन चेहरों के सहारे देखने को मिले। राष्ट्रीय राजनीति में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल ने एक लकीर तो खींच दी है, चीन का मसला और अडानी का मसला। आने वाले समय में जब भी भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद की बात होगी तो चीन का मसला भी उठेगा और अडानी का भी मसला उठाएगा। और अडानी को लेकर पूरे देश स्तर में एक नए तरीके की कैंपेन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। और वो कैंपेन में चीन भी शामिल है कि किस तरीके से चीन ने हमारी भूमि को कब्जा कर लिया है, और प्रधानमंत्री 56 इंच इस बात को छुपा रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मुंबई बैठक में जिस तरीके से उत्साहित होकर टीम इंडिया के खिलाड़ी बाहर निकले हैं, उससे साफ झलक रहा है कि खेला होबे। जी हाँ, 2024 में खेला जरूर होबे।